नमस्कार। इस हफ्ते का अड्डा लेकर मैं फिर हाजिर हूं अपने इस अड्डा लाइव में अपने कुछ साथियों को लेकर चाय की चुस्कियों के साथ। मौसम बदल रहा है, वसंत ऋतु ने दस्तक दे दी है, लेकिन देश के माहौल में अभी भी काफी उठापटक चल रही है। सुदूर बंगाल के सुंदरबन से लेकर और पंजाब और राजस्थान तक काफी राजनीतिक उथल पुथल की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। यह आश्चर्यजनक भी नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा चुनाव सामने आता है तो सभी राजनीतिक शक्तियां और दूसरे जो तत्व हैं उनका सक्रिय होना एक तरह का रिवाज बन गया है। लेकिन इस समय खास करके दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, किसान प्रदर्शन को लेकर और उससे जुड़े तमाम मुद्दे, इस हफ्ते जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उन पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इस पूरे एक खुफिया रिपोर्ट की, जो अभी तुरंत की नहीं है। कम से कम इस रिपोर्ट को 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में जो रहस्य उद्घाटन किए गए थे, अब ये समझ में आ रहा है कि हमारे खुफिया एजेंसीज ने इतनी मेहनत से और अपने जांच पड़ताल के दौरान जो जानकारियां उनको मिली, उससे जो उनको पता चला वो किस तरह से अब जमीन पर कार्यान्वित होता दिख रहा है और देश के लिए, समाज के लिए, राजनीति के लिए इसके क्या मायने हैं, इन पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड विद्वानों का पैनल है, जो देश की समसामयिक विषयों को राजनीति के साथ साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी और हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को भी बहुत ही बारीकी से कवर करते आए हैं। तो जल्दी से उन सबका परिचय करा दे और फिर इस बातचीत को जारी रखेंगे। अड्डा पर बने रहिए, हमारे साथ अपने विचार जरूर शेयर करिए और आगे भी बताइए कि कौन से वो विषय है जिस पर आप चाहेंगे कि अड्डा में चर्चा की जाए। ये बिल्कुल वैसा ही अड्डा है जैसे चाय और समोसे की गुमटी पर आप देखते हैं लोगों को एक फ्री फ्लो कॉन्वर्सेशन, स्वाभाविक एक सहज बातचीत करते हुए, और यही हम यहाँ उस संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं। जल्दी से परिचय करा दूं, आज मेरे साथ हैं विनोद पाठक जी, राजस्थान से हमसे जुड़ रहे हैं। विनोद पाठक उत्तर भारत की राजनीति को बहुत करीब से, बहुत सालों से कवर करते आए हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों की गतिविधियों पर इनकी नजर रहती है। स्वागत है विनोद पाठक, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। और प्रमोद सिंह, दमदार सोशल मीडिया की आवाज, जाने माने पत्रकार, देश के सालों से इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा तंत्र को करीबी से कवर करते आए हैं। स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। जी नमस्कार स्मिता जी, सारे जो आपके हमारे को पैनलिस्ट हैं उनको भी प्रणाम सर। और विनोद शुक्ला, हमारे नियमित साथी, अड्डा के हमारे सदस्य, और इस बहस में जो इसके राजनीतिक ये विषय के पहलू पर रोशनी डालेंगे। विनोद शुक्ला नमस्कार। नमस्कार स्मिता जी। और हमारे साथ हैं आशीष अंशु, मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, न्यूज रिपोर्टर भी हैं। अंशु ने खास तौर पर इस रिपोर्ट का कई दिनों से बहुत गहन अध्ययन किया है, इसका निचोड़ निकाला है। इसीलिए आज के अड्डा में सबसे पहले मैं अंशु को मौका दूंगी कि हमें जल्दी से अंशु 1.5-2 मिनट में ये बताएं कि इस रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद वो कौन सी ऐसी बातें आपको दिखी, वो हाइलाइट्स जो इस रिपोर्ट में हमारे सुरक्षा विशेषज्ञों ने पहले से, जिसमें उन्होंने जानकारी इस रिपोर्ट में दी थी, और जो आज इस वक्त देश में जमीन पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी साथियों से अनुरोध करूंगी खुद को म्यूट कर लें ताकि हम बिना किसी रुकावट के अंशु के विचारों को सुन सकें। यह हो सकता है कि अब मैं जो बताने वाला हूं कई लोगों के लिए वो चौंकाने वाला हो। निजी तौर पर मेरे लिए इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी जब एक बार बिहार में बाढ़ आई, कुसहा बांध टूटा था नेपाल में, तो मेरा वहां जाना हुआ था दिनेश मिश्रा जी के साथ। दिनेश मिश्रा जी बिहार में बाढ़ मुक्ति अभियान चलाते हैं। उस वक्त पहली बार मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब नेपाल के अंदर किसी ने अपना परिचय मुझे माओवादी कह के दिया, और एक भरी सभा में, चूंकि माओवादी वहां एक पार्टी है और उनकी सरकार भी वहां रही है, हमारे यहाँ वो प्रतिबंधित है। और उनके ही एक प्रतिनिधि ने मुझे बताया था
कि भारत के अंदर हम बहुत सक्रिय हैं, और जब एक दिन खुलासा होगा और ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि आप चौंक पड़ेंगे कि ये माओवादी है क्या। खैर, उसके बाद बिहार के एक पुराने पत्रकार हैं, अब वो सरकारी नौकरी में आ गए हैं इसलिए यहाँ नाम नहीं बता रहा, उन्होंने मुझे माओवादियों का एक संविधान उपलब्ध कराया था 2 हिस्सों में। उस वक्त जब उस संविधान से मैं गुजरा, ठीक वही सारी बातें स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन इस नाम की जो रिपोर्ट है उसमें वही सारी बातें फिर से दोहराई गई मिलती है। और ये जो रिपोर्ट है स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक्स ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, इसको कोई भी व्यक्ति गूगल में सर्च करके आराम से प्राप्त कर सकता है। ये उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें बहुत साफ साफ तरीके से भारत की सरकार को जब वो संबोधित करते हैं तो उसके लिए एनिमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी स्ट्रेटेजी में बताते हैं कि 2 हिस्सों में, चूंकि अब हम जब नक्सल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो नक्सली तो हमें झारखंड समझ में आता है, हमें हमें छत्तीसगढ़ समझ में आता है, बस्तर समझ में आता है, हैदराबाद समझ में आता है, उड़ीसा समझ में आता है। हम कभी ये सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली एनसीआर में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में बहुत तेजी से नक्सली फैल रहे हैं। हमारे दिमाग में भी नहीं आता है। लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि जंगलों में हम धीरे धीरे सीमित होते जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ नए ठिकाने, कुछ नए गुरिल्ला जोन तलाशने होंगे। और वो ये भी बताता है कि जो शहर में होगा और जो छोटे कस्बे में होगा, मतलब जहां ये गुरिल्ला जोन तैयार होगा, वो सिर्फ इस तरह के लोगों की पहचान करेगा जो किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ सोसाइटीज को आइडेंटिफाई किया है, जैसे वो कह रहा जो वल्नरेबल है, दलित, आदिवासी, उसमें आप किसान भी जोड़ सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाना, जहां जहां इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में लोगों को आइडेंटिफाई करना। मैं आपको बताऊं, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी उस वक्त भी वहां 2 नक्सल जो आउटफिट है उनकी पहचान आईबी ने की थी। तो ये बात बहुत साफ साफ तरीके से कहा गया है। ये भी कहा गया है, एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें उठाया। हम आगे भी और चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये जो बात आपने उठाई इस पे आती हूँ। प्रमोद सिंह जी, कितना चिंताजनक है इस बात पर गौर करना कि ये जो इस तरह की जानबूझकर फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना, कि अगर कहीं कोई ट्रेजेडी हो जाती है या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कहीं किसी कारण से कोई कम्युनिटी किसी कारण से थोड़ा उसमें कोई नाराजगी है या नहीं भी है, तो उसकी नाराजगी को जानबूझकर भड़काना और उसके बाद वहां ये प्रयास करना कि उन्हें अपने विचारों की ओर खींचा जाए। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके बाद उन्हें रेवोल्यूशन, उन्हें अपने ही स्टेट के खिलाफ उठने को, खड़े होने के लिए उनको उकसाया जाए। क्या आपको लगता है कितना चिंताजनक है ये जो तथ्य सामने आए हैं? और अभी के जो आंदोलन हम देख रहे हैं, जैसे कि इस समय किसान आंदोलन है, वो उन्होंने बताया कि वो उत्तराखंड में भी प्रयास किया गया, बिहार में भी। तो इस पर कितना चिंतित होने की जरूरत है हमारे देश के सुरक्षा तंत्र को और आम लोगों को? देखिए स्मिता जी, पहले हम अपने देश की राजधानी से शुरू करते हैं। दिल्ली, खासतौर से आउटर दिल्ली, जहाँ पे आप बवाना इलाका बोलते हैं, जो बवाना का इलाका जो सोनीपत और इधर रोहतक से मिला हुआ है, और बवाना पुलिस स्टेशन का एरिया 350 स्क्वायर किलोमीटर बता है। वहां पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी आईबी की कि यहाँ पे बहुत से ऐसे तत्व आके रहने लगे हैं, उन्होंने जमीन खरीद ली है, कुछ स्क्वाटर्स हैं, कुछ किराए पर रह रहे हैं, जो नक्सली संगठनों से संबंध रखते हैं और उनके तार और भी ऐसे अवांछित तत्वों से जुड़े हुए हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। कुछ साल पहले वहां पे एक हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हुई थी और दिल्ली पुलिस उस समय से सख्ती से ऑपरेशन किया था, तो मामला जो है दब गया। और आपने जो पिछला जो एक फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसको मैं मूवमेंट तो बोलता नहीं, प्रोटेस्ट ही बोलूंगा, जो इन्होंने सिंघू बॉर्डर को और इधर टीकरी बॉर्डर को और दिल्ली में इधर ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर को घेरा था, इसमें जो ये जो तत्व हैं जो दिल्ली के आउटर इलाकों में बसे हुए हैं,
उनका बड़ा योगदान था। अब की क्या हुआ, जब ये इंटेलिजेंस को ये खबर मिली, एसआईबी भी है और अब आईबी भी है और एनआईए भी एक्टिव है और भी एजेंसीज एक्टिव हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जो ऐसे तत्व थे जो दिल्ली के हिंटरलैंड में उसको कहूंगा, जो रूरल एरिया में रहते हैं, आइडेंटिफाई किया, बहुत को प्रिवेंटिव अरेस्ट में लिया गया, डिटेंशन में लिया गया, और उसके साथ और भी कार्रवाई हुई जिसके चलते ये लोग उठ नहीं पाए। और आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने कितना रेजोल्यूट एक्शन लिया वहां शंभू बॉर्डर पे, और एक और जी कोई बॉर्डर है मनौरी या कौन सा बॉर्डर, जहां पे इनको आने नहीं दिया और आ भी नहीं पाएंगे। अब ये 29 इन्होंने कर दिया कि 29 तक हमने सस्पेंड किया, ये धीरे धीरे वापस जाने लगे। इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट है कि आधे से ट्रैक्टर वाले सब चले गए हैं वहां पे उन लोगों को इस समय, जबकि मार्च का महीना है, अगले महीने से गेहूं की कटाई शुरू होती है। पंजाब में रबी की फसल में गेहूं सबसे मुख्य खेती होती है। जब फसल कटने की कगार पे हो तो लोग आए 6-6 महीने का राशन लेके दिल्ली के सीमाओं को घेरे, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसके साथ साथ एक बात और, जब कोबत गांधी का जो हम अभी जिक्र हुआ है, मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था 2009 में जब उसका खुलासा हुआ, वो जो रिपोर्ट थी इतनी एक्सप्लोसिव थी, और उसमें आपने जो बोला कि जो सिविल सर्वेंट्स के नाम है, उसमें भारत सरकार के एक बड़े भारी आईएएस अफसर का नाम आया था जो उसमें यूपीए 1 में बहुत ही जिम्मेदार पद पे थे, उनका नाम आया और बहुत खलबली मची। उस रिपोर्ट को दबाया गया, नाम मेरे पास है लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे बताना ठीक नहीं है। वो अभी कुछ दिन बाद फिर मुझे लगा कि वो जिंदा नहीं, लेकिन अभी कुछ समय पहले उनका फिर बयान आया था अभी नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। बड़ा वो तब लगा चाहिए है, उनको फिर सरकार ने चुपके से रिटायर होने दिया विथ ऑल द बेनिफिट्स। प्रमोद जी, ये जो सिंपैथाइजर्स हैं, जिनको कई बार अर्बन नक्सल के टर्म से भी उनको रेफर किया जाता है, आप उस शब्द को पसंद करें या ना करें, जी नहीं, अर्बन नक्सल ये जो रियलिटी है। सिंपैथाइजर्स हैं जो इनको कवर फायर देते हैं, इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं जी, उस पर मैं लौट कर आऊंगी। जल्दी से विनोद पाठक जी से जानना चाहूंगी जो लगातार जमीन पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। विनोद पाठक जी, शुक्रिया आप आज हमारे अड्डा में आप भी शामिल होने आए। आपसे ये समझना चाहती हूं कि क्या कारण है कि जैसा इस रिपोर्ट में भी कहा गया है और समय समय पर कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने हमें इस तरफ हमारा ध्यान दिलाया है कि इस समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर का क्षेत्र जो है, ये इन नक्सली जो लोग हैं इनके बिल्कुल प्राथमिकता पे क्यों आ गया है? क्या इसका कारण ये है कि हमारे जो तमाम सुरक्षा बल है, कोबरा फोर्स है, दूसरे सुरक्षा जो तंत्र है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, ओडिशा में इनकी ताकत बिल्कुल एक तरह से इनकी कमर तोड़कर रख दी है। बहुत छोटे पॉकेट्स में अब ये रह गए हैं, वहां भी सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से इनका जो है प्रभाव बहुत सीमित हो गया है। तो क्या अब ये अपनी टैक्टिक्स को बदलकर नए नए दूसरे ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहां ये अपने आप को बदल करके और एक नए रूप में देश में गड़बड़ी पैदा कर सकें? देखिए, बिल्कुल सही बात है, और ये खाली पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ पार्ट है या दिल्ली की बात नहीं है। राजस्थान में भी इनके फुटप्रिंट्स जो है पिछले कुछ समय से देखे जा रहे हैं, और पंजाब का जो राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डरिंग एरिया है उससे, और उसके बाद दक्षिणी राजस्थान में भी यहाँ तक मतलब इनकी एक वैचारिक रूप से जो आदिवासी इलाके हैं उसमें कोशिश हुई है, और राजस्थान विधानसभा में बकायदा इस बात को लेके एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी। और देखिए, ये जो खाद्य तो आपूर्ति इनको बहुत संक्षेप में एक दो वाक्यों में जरा बताइएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण अहम जानकारी आप बता रहे हैं हाँ, कि ये बिल्कुल राजस्थान की दक्षिणी, विधानसभा की जी, रिपोर्ट जी। में क्या बड़ी बातें हैं? हाँ, वहाँ एक रिपोर्ट थी, और जो कैलाश मेघवाल विधायक थे बीजेपी के, और उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि जैसे डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है, ये कुछ 4 उदयपुर है, इन इलाकों में जो है कुछ जहां नक्सली आदिवासी हाँ, आदिवासी इलाकों जनसंख्या में, हाँ। है। और आपको याद होगा जब 2020 में किसान आंदोलन हुआ था, और उस वक़्त सरकार जो है हरियाणा में बीजेपी की थी, पर राजस्थान में कांग्रेस की थी। और जो डेरा डाला गया था और जो पूरे पंजाब से जो आमद होती थी किसानों की, वो राजस्थान के हिस्से में जो हमारा शाहजहाँपुर बॉर्डर है, वहाँ पे उन्होंने उनको एक आश्रय दिया था, और पंजाब के किसान यहाँ तक आके बैठे थे।
और यहाँ पे भी पूरे बॉर्डर्स को उन्होंने चोक कर दिया था। और ये जो रेफरेंडम की एक बात थी खालिस्तान को लेके, क्योंकि ये एक तरीके से एक ऐसा गठजोड़ है सिमी का, खालिस्तान का या नक्सलियों का, एक बिल्कुल कॉकटेल बन गया है आपस में। और उसमें राजस्थान के इलाकों को भी शो किया गया है। उन्होंने जोधपुर तक जो है ये शो किया है कि हम खालिस्तान के हमारे ये इलाके जो है हम क्लेम करते हैं। तो ये बड़ा चिंता का एक विषय है। और जो साल भर वो बैठे तो और आप देखिए जो इस वक़्त पार्टी रूल कर रही है दिल्ली स्टेट को, वो एक तरीके से इसी तरीके के आंदोलनों से, इसी तरीके के एनजीओ से निकल के आई है। और आज जो दोबारा से एक बॉर्डर्स पे हरियाणा और पंजाब पे जो बवाल हुआ है, तो आप देखिए कहीं न कहीं वो कनेक्शन एक लोगों के अंदर एक भावना को पैदा करना कि देखिए ये पीड़ित हैं, इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन भावनाओं को जगाने का काम हो रहा है। और विश्वविद्यालय में खाली आप ये दिल्ली में जेएनयू नहीं है, और भी कई विश्वविद्यालयों में आपको स्टूडेंट्स के बीच में ऐसी चर्चाएँ, ऐसी गतिविधियाँ जो नक्सल सिम्पैथाइज़र्स हैं, वो आसानी से आपको मिल जाएँगी। भले वो राजस्थान के विश्वविद्यालय हों, पंजाब के हों, यहाँ तक कि बंगाल के हों, तो ये पूरी तरीके से देश को डिस्टर्ब करने की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो मुझे लग रहा है कि सभी स्टेट्स में, खाली ये आपने जो 3-4 स्टेट्स का नाम लिया है, वही नहीं है। बाकी जगह भी इनको जो है कहीं न कहीं एक वैचारिक रूप से जो है सक्रियता जो है बनाए रखने की कोशिश जारी है। और हाँ, तो ये जिसको ये बात रेवोल्यूशन क्रांति कहते हैं, यानी पूरे देश की जनता एक तरह से उठ खड़ी हो, असंतुष्ट होकर, नाराज जी, होकर एक जो बवाल करने का। आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी पाठक जी, लेकिन जी, आपने उसमें एक और बात भी जो बताई कि इस समय जो पंजाब में पार्टी राज कर रही है, वो जी। एक तरह से वो रूलिंग पार्टी ही इनकी सिंपैथाइजर है। बिल्कुल, तो ये और बिल्कुल। भी ज्यादा खतरनाक। इस पर मैं विनोद शुक्ला जी के पास आना चाहूंगी। विनोद शुक्ला, अ, एक होता है वाम का विचार, जो हम पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। वो तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी और विचार हो सकते हैं। समस्या तब आती है जब आप बंदूक उठाते हैं, और अगर आप बंदूक नहीं उठा पाते तो फिर आप कुछ इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि देश में चारों तरफ गड़बड़ी हो जाए, असंतोष हो जाए, लोग उठ खड़े हों टू राइज अप अगेंस्ट द स्टेट। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा, कहा गया है हर जगह देश को एनिमी शब्द से देश को रेफर किया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो इस रिपोर्ट में भी, और हम सब वैसे भी देखते हैं कि जो एकेडमिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के सीनियर लोग हैं, इसी तरह से कुछ ब्यूरोक्रेसी की बात प्रमोद सिंह जी ने उठाई। समाज के प्रबुद्ध वर्ग में ऐसे जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो आइडियोलॉजी या वैचारिक रूप से इनके पक्ष में है, इनके समर्थन में है, लेकिन वास्तव में वो अपने वैचारिकता के जो आवरण है उसके बहाने देश के खिलाफ जो एक आर्म्ड रेवोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? ये जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर हमेशा दिया जाता है, इससे कैसे समाज लड़े? देखिए स्मिता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पंजाब का एक महत्वपूर्ण और देश का भी महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। वहाँ पर लेफ्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, और ये मैं किसी से सुन के नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। मैं बहुत सारे लेफ्ट के एक्टिविस्ट को जानता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कहा जाता है कि एक क्षमा आइडियोलॉजिकल, चाहती हूँ विनोद टोकने के लिए, लेकिन वाम विचार से ताल्लुक रखना तो अपने आप में कोई, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। ये तो एक राजनीतिक विचारधारा है। मैं वहीं आ रहा था। जो जो वाम विचारधारा है, निश्चित तौर पर रखिए, वो एक आइडियोलॉजिकल अलग वो है, लेकिन ये जो वाम विचार के साथ आर्म रेवोल्यूशन है, ये बड़ा ओवरलैपिंग है। जो इंटरैक्शन उनका होता रहता है, लेकिन वो छुपे रहते हैं और ये ओवरग्राउंड उनकी वकालत करते हैं। तो ये जो आर्म रेवोल्यूशन है भाई, और ये संविधान बनते के समय इन्होंने, लेफ्ट वालों ने बोला था कि नहीं, इंडिया इज नॉट वन एंटिटी, इसको अलग 28 भागों में डिवाइड करना चाहिए। तो ये एक आइडियोलॉजिकल, इस तरह वो छिपे हैं, उनको सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है। आप देखिए जितने लेफ्ट की बात करते हैं वो उस आर्म रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। अब मैं महत्वपूर्ण मसले पर आता हूं जो समझना जरूरी है।
पूरे पंजाब में केवल ये लेफ्ट का जो नक्सल जिसकी बात आशीष कर रहे थे वही नहीं है। आप इसको कई तरह से जोड़िए। वहां पर नक्सल है, जो रिपोर्ट जिसकी आई है, वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। मैं एक छोटी सी घटना के साथ बता देता हूँ, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं राष्ट्रीय सहारा में काम करता था और मुझे पंजाब के ही एक किसी व्यक्ति ने, और उसकी लेफ्ट की ही लीनिंग कह लीजिए, उसने मुझे इनपुट दिया कि वहां पर सिखों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। आज से 15 साल पहले की बात है। लेकिन एडिटोरियल मीटिंग में लेफ्ट के लोग और कांग्रेस के लोगों ने उस स्टोरी का इतना पुरजोर विरोध किया कि उदय सिन्हा हमारे एडिटर थे, उन्होंने उसको फिर शुरू में तो उसको अप्रूव किया, बाद में डाल दिया गया। और वो जो जिन लोगों ने अपोज किया उसमें से एक तो अभी सरकार पर भी बहुत दिन तक काम कर रहा था, अभी भी कुछ सरकार में काम कर रहा है व्यक्ति। खैर, अब ये जो कन्वर्जन है, ये जो है धर्मांतरण, देशांतरण करता है। लेफ्ट राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को मानता है नहीं है, और ये सेपरेटिज्म को इनकरेज करता है। और इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? इनको कनाडा से सपोर्ट मिलता है, इनको बाकी इस तरह के क्रिश्चियन मिशनरीज, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलता है। तो ये एक बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है जो इस फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल कर रहा है, और उस फॉल्ट लाइन को अलग अलग नाम दिया जा रहा है। और ये जब, जैसा आपने कहा कि अब ये झारखंड में, उड़ीसा से भगा दिए गए हैं, तो अब ये जंगल छोड़ करके शहर वाले, जो कंक्रीट वाले जंगल में अपना अड्डा तलाश रहे हैं। और इनका एक बड़ा ग्रुप है, वो इस्लामिक सेपरेटिज्म के साथ जाएंगे, नक्सल्स के साथ जाएंगे, क्रिश्चियन कन्वर्जन को लेकर के जाएंगे। जब भारत के खिलाफ बात करनी होती है तो ये सब एक हो जाते हैं। उसके बाद ये इनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है। और आपको दिल्ली में बहुत प्रमोद सिंह जी, हाँ, अपनी बात पूरी करें। प्रमोद सिंह जी, क्या ये सच है कि एक तरफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती खालिस्तान के विचार को पुश करते रहते हैं? हालांकि पंजाब में कोई समर्थन उनको नहीं मिलता, लेकिन काफी पैसा और अंतरराष्ट्रीय वो एक मूड क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही नक्सल्स जो अब अर्बन वो पर्सपेक्टिव, जिसको वो शहरों में अपना तलाश रहे हैं नई जमीन, क्या ये सब मिलकर एक खतरनाक गठजोड़ बनता जा रहा है? और कहीं ना कहीं देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो इनके प्रति नर्म हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ओवरग्राउंड एक्टिविस्ट तो हैं, और बहुत से राजनीतिक जो दल हैं, चूंकि वो नरेंद्र मोदी से मुद्दों पे लड़ नहीं पाते, या उनकी जिस तरह पॉपुलैरिटी है और जो डिलीवरी जिसको कहते हैं जनता के प्रति, जनता को जो सरकार की स्कीम्स का लाभ पहुंचाने की जो उनकी सरकार की खासियत है, उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो फॉल्ट लाइंस पे खेल रहे हैं। जैसे एक नेता आजकल जात कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, वो भी उसी फॉल्ट लाइन को हिलाने की और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाए। जो ये नक्सलबाड़ी मूवमेंट जिसको कहा जाता है, या जो भी हमारे यहाँ ये अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड एक्टिविटीज हैं लेफ्ट लीनिंग दलों की, वो सारी इसी की तरफ इशारा करती है। जब एल्गार परिषद के लोगों को पकड़ा गया था, भीमा कोरेगांव वाला जो मामला जब खुला था, जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, पहले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसमें जो खुलासे थे, बहुत सी चीजें बताई नहीं गई, और हम लोग चाह के भी नहीं लिख पाए, क्योंकि देश की सुरक्षा का मामला था। और भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने से लेके देश में किस तरह से वो बढ़ाएंगे ताकि भारत को कई टुकड़ों में काटा जाए, वो बहुत बड़ी बात थी। अब हम आते हैं 1988 में, जनरल जियाउल हक जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक ऑपरेशन टुपैक बनाया था आईएसआई ने, जिसका 8वां जो फेज था वो इस समय चल रहा है, जिसको हमारे जनरल रावत ने 2.5 फ्रंट वॉर कहा था, कि भारत और चीन और पाकिस्तान तो है, आधा % जो हमारे बीच में है। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा क्योंकि उसको पानी चाहिए, और पंजाब हमारा फ्रंट लाइन स्टेट है, इसमें चाइना भी आ गया है, बहुत से नेटो कंट्रीज हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जो इनको फंडिंग हो रही है। और खालिस्तान को तो अमेरिका ने खड़ा ही किया था, CIA ने खड़ा किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, रोनाल्ड रेगन जब प्रेसिडेंट होते थे, कि इंडिया को कैसे कमजोर किया जाए।
तो अभी इस समय जो पेनिट्रेशन है ब्यूरोक्रेसी में, मेरे पास जहां तक इंफॉर्मेशन है कि भारत सरकार ने ऐसे बहुत से लोगों को आइडेंटिफाई किया है और टाइम टू टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार से, ऑल इंडिया सर्विसेज से बहुत से अफसरों को बाहर निकाला गया नॉन परफॉर्मेंस पे और उनकी और भी गतिविधियों पे, जो उसकी संख्या करीब 800 से 900 है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 2014 से अभी तक 900 के आसपास सिविल सर्वेंट्स को नौकरियों से हटाया गया है कि उनको प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दिया गया उनको, ताकि वो देश की सरकार में रह के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को आगे न दे पाए। और अभी चूंकि 2024 का चुनाव आ रहा, बहुत बड़ा चुनाव है देश के लिए, भारत का भविष्य से निर्धारित होगा। और अभी जो इंटेलिजेंस की खबर है कि आने वाले समय में दंगे कराने की कोशिश होगी और ये जो किसान आंदोलन तो फुस हो गया, तो कुछ और करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे समाज में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो, फिर वो इमोशंस को भड़का के मोदी सरकार को चुनाव में दोबारा तीसरी बार आने से रोक सके। तो ये जो शहरों की साजिश यानी ये राजनीतिक, पूरी तरह राजनीतिक मकसद का पूरी आंदोलन राजनीतिक है इसमें। विनोद पाठक जी, आपको जाना है इसलिए आप पे आना चाहूंगी। आपसे एक बहुत स्पष्टता से समझना चाहते हैं कि क्या ये जो समय समय पर एंटी नेशनल, सेपरेटिस्ट, अलगाववादी जो थॉट्स आते रहते हैं, हालांकि किसान आंदोलन के नेता ऐसी कोई बात नहीं करते, वो तो आगे बातचीत के रास्ते पर ही जोर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों के बीच में अंदर से कभी कोई कहता है हमें भारत से अलग कर दो, हम बाकी भारत से बिल्कुल डिफरेंट है। उधर नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात खूब चलाई गई दक्षिण भारत की पार्टियों से, और देश की जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है उसने भी इसको लेकर काफी चलाया, टैक्स के बहाने और दूसरे मुद्दों से। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चाहे खालिस्तान का मुद्दा उठाया जा रहा हो या नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, एक तरफ देश में अलगाववाद की आवाजें तरह तरह से उठाने का अलग अलग इलाके से प्रयास हो रहा है कि जैसे देश में जो एक यूनिटी का भाव है, सब मिलकर रहने का, उसको एक चुनौती दी जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप देखिए, जब किसान आंदोलन में आपने देखा होगा कुछ खालिस्तान के तत्व भी थे जो इसमें सीए के आंदोलन में, जो सीए को लेके बैठे हुए थे कुछ लोग दिल्ली में, तो उसमें वहां से भी कुछ लोगों ने उसको सहयोग किया था और वो उस तरीके से पेश किया गया था कि ये एक तरीके से देश में जो भी शोषित है, और वो दलितों को बड़ा आराम से उसमें जोड़ लेते हैं कि दलित शोषित वर्ग को जो है ये परेशान करने के लिए सरकार ऐसे कानून लाती है, जबकि उसमें कुछ भी कहीं से ऐसा नहीं था कि देश के किसी भी नागरिक की कोई नागरिकता जा रही थी। और ये अभी आप किसान आंदोलन जिसका आपने ज़िक्र किया, जो अभी एक तरीके से फुस ही हो गया है, प्रमोद जी जिसका ज़िक्र कर रहे थे, तो उनके एजेंडे में वो भी शामिल है कि सीए का भी शामिल है। मतलब जो भी ऐसे तत्व हैं या ऐसी बातें हैं जो देश को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाती हैं, छवि को नुकसान पहुँचाती है, तो वो उनके एजेंडे में शामिल हैं। खाली उनके एजेंडे में खालिस्तान नहीं है, सीए भी है, नागरिकता। आपकी क्या समझ है पाठक जी कि क्यों इस बार उस तरह का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? जैसे पिछले बार पूरे देश के किसान संगठनों के बयान आ गए थे, जगह जगह मोर्चा निकल गया था। अभी तक एक सीमित क्षेत्र में ही वो प्रदर्शनकारी हैं और आगे कोई नहीं आ रहा उनके साथ। देखिए, पिछली बार एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की एक रिपोर्ट आने से पहले ही 3 कानून जो थे वो सरकार ने वापस ले लिए थे। और जब वो कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उसमें भी साफ था कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसको वापस लिया जाए, वो किसानों के हित में ही है। और जनता जो है वो साल भर इतना परेशान रही, खाली एक स्टेट में नहीं, दिल्ली के आसपास के सभी स्टेट्स में रही, और जनता धीरे-धीरे इनका जो एजेंडा है डिस्टर्बेंस का, ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चाहते हैं, इनका कोई किसानों का भला करने का आंदोलन नहीं है। तो ये क्लियर कट मैसेज जो है वो जनता को मिला है, और आप देखिए हरियाणा के किसानों ने या वेस्ट यूपी के किसानों ने भी इनका साथ नहीं दिया इस बार। तो सबको पता है कि एमएसपी की जो लड़ाई है वो, और ये एक अच्छा हुआ है कि इस बार ये इनका एजेंडा खुल के सामने जो गणित बताया गया है कि अगर सारी फसलों का एमएसपी पे ले लिया जाएगा, तो देश का बजट जो है उसके बराबर लगभग पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि विकास चाहिए तो ये सिर्फ़ हम किसानों का ही विकास कैसे कर सकते हैं, देश में सभी का विकास होना चाहिए। पेंशन की जो माँग है और वो सबको सच्चाई ये है कि हाँ। ऑलरेडी कई महत्वपूर्ण फसलों पर जो इस समय एमएसपी मिल रही है किसानों नहीं, को, बिल्कुल वो और दरअसल जो देखिए फॉर्मूला है उससे ज्यादा ही है।
बिल्कुल, 22 ये फसलों भी एक 22 मुद्दा है। फसलों मैं अंशु पे जी जल्दी से जी। अपनी बात पूरी करिए। मैं अंशु पे आना चाहूंगी। अंशु, एक महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट से नजर आई और आपने उस तरफ इशारा भी किया था कि आमतौर पे नक्सल का जो पूरा एक उनका जो पेनिट्रेशन है वो हमेशा जंगलों में और अब ऐसे इलाकों में जहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि वो उनके लिए एक बड़ा फर्टाइल ग्राउंड होता है लोगों को अपनी तरफ खींचने का। लेकिन इस रिपोर्ट में जो चिंताजनक बात कही गई है कि अब हमें जंगल से कंक्रीट जंगल की ओर चलना चाहिए, यानी शहरों के जीवन में, अर्बन लाइफ में कैसे वहां की असंतोष अगर है या चाहे उसको भड़काया जाए या इस तरह का असंतोष क्रिएट किया जाए, इस पर थोड़ा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसको लेकर अभी देश में बहुत अवेयरनेस नहीं है। अभी भी हम नक्सल से यही समझते हैं कि वो कोई बिल्कुल इनएक्सेसिबल इस तरह के इलाकों में सक्रिय है कि जहां पहुंचना मुश्किल है और जंगल है और वो वहां अपने कैंप लगाते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन मामला इससे काफी आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है कि चिंता की बात उनका शहर की तरफ आने की बात कहना नहीं है। शहर में तो पहले से थे, और पहले से थे इसीलिए तो अर्बन नक्सल शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापिका बस्तर जाती हैं और जंगल के अंदर जाकर अपना नाम बदल कर जाती हैं वो, और एक व्यक्ति को जो पुलिस के साथ ज्यादा करीब हो चुका था, पूर्व नक्सली था, उसको धमका के आती हैं कि अगर तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं होंगी तो तुम बचोगे नहीं। और वो वापस दिल्ली लौट आती हैं और दूसरे दिन उस आदमी की हत्या हो जाती है वहां बस्तर में। इस मामले में एफआईआर होती है और अब विश्वास कीजिए जिस आईजी जो थे उस रेंज के, बस्तर रेंज के, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा, मतलब मुझे याद है कि मुझे तो बताया था उन्होंने कि उनके पास 30 तो विदेश से कॉल आए और कम से कम 170 कॉल इंडिया से उन्होंने रिसीव किया इस केस से ताल्लुक रखने वाला। सोचिए नेटवर्क कितना गहरा है। महेंद्र कर्मा अब नहीं रहे, उन्होंने रिकॉर्ड भी मुझे बताया था ऑन द रिकॉर्ड कि आशीष, इनके हथियारों से तो हम लड़ सकते हैं लेकिन इनकी आइडियोलॉजी से हम लड़ने के लिए भी सक्षम नहीं है। आप छोटी सी बात देखिए कि जब मुख्य धारा की जो मीडिया होती है वहां पर आप चाहे ना चाहे आपको दोनों पक्षों की बात करनी पड़ती है। उसको तो गोदी मीडिया साबित कर दिया, लेकिन एक तरफ जहां मोनोलॉग चल रहा है वो अभी भी भारत में निष्पक्ष स्थापित है। तो आप सोचिए आइडियोलॉजी किस तरह से पहले से पेनिट्रेट है हमारी सोसाइटी के अंदर। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि ये लोग पहले से यहां मौजूद रहे हैं शहरों में। जो चिंता की बात है वो है गोरिल्ला जोन जो बनाने की बात है। जब मैं किसान आंदोलन में नक्सलियों के प्रवेश की बात करता हूं, प्रमोद सर ने अभी बात की कोरेगांव की। हाँ, किसान आंदोलन में आप सब लोगों को याद होगा कि वहां लोगों ने होर्डिंग्स उठाई थी भीमा कोरेगांव के मामले में कि जो उसके आरोपी हैं, हाँ, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि भीमा कोरेगांव और किसान आंदोलनों के बीच में क्या ताल्लुक है, क्यों उन लोगों को छोड़ने की बात है। उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि क्या पंजाब में नक्सलियों का प्रवेश कैसे हुआ। तो बाद में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखते हुए कि पंजाब के अंदर 60 से नक्सली काम कर रहे हैं। उस दौरान लगभग 100 के आसपास नक्सलियों को वहां पुलिस ने मार गिराया मुठभेड़ में। और जो उनके एक आइकॉन है बाबा बुझा सिंह, उनकी 80 में पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत होती है। इसके अलावा पंजाब में जो बड़े नक्सली हैं वहां पे, उसमें नक्षत्र सिंह का नाम आता है, हरभजन सिंह का नाम, सोही का नाम आता है। तो ये सब लोग पंजाब में पहले से काम कर रहे हैं। और मैं अभी बताना चाहूंगी आपको अंशु की जो माओवादी लेनिनवादी माले का जो काडर है, माले का काडर, ये मेरा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, अपनी रिपोर्टिंग में मैंने देखा है। माले का काडर पंजाब के कुछ इलाके में, पूरे पंजाब में मैं नहीं कहूंगी, पंजाब के कुछ जिलों में जबरदस्त उनका वो है, सक्रियता उनकी है, कॉलेजेस में, गांव के अंदर भी। बहरहाल मैं विनोद शुक्ला पे आना एक बात में इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कुछ जिलों में, आपने कहा 2013 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने
ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि पंजाब के सभी 23 जिलों में नक्सली घुस आए हैं। इसी तरह प्लानिंग कमीशन में एक यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, वो जाकर कह के आए हैं प्लानिंग कमीशन में कि किसानों की स्थिति को हमने ठीक से नहीं संभाला तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि नक्सली बहुत तेजी से किसानों के बीच जिस तरह से काम कर रहे हैं वो फिर स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये 2013 में प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में। विनोद शुक्ला, क्या ये सच है कि खालिस्तान को लेकर तो बात बहुत होती है, लड़ाई संघर्ष भी है, लेकिन किस तरह से ये खालिस्तानियों से ये बिल्कुल एक्सट्रीम वाम विचार वाले जो नक्सली थॉट के लोग हैं वो पंजाब में अंदर ही अंदर वहां के रूरल एरियाज में और अन्य क्षेत्रों में बहुत सालों से सक्रिय रहे हैं और उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? ये भी एक कारण है कि आज इस तरह से जो बार बार बवाल देखा जाता है। देखिए स्मिता जी, मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, समस्या तो है ही, लेकिन ये समस्या है कैसे, क्यों है, क्या कारण है? देखो इसको सीधे समझिए। जो मैं पहले बात कह रहा था कि नक्सल इनको सपोर्ट कौन करता है, इनके इंटरनेशनल उस पे सपोर्ट करने वाले हैं, कन्वर्जन इंटरनेशनल लिंक है, सेपरेटिज्म का जो एक वो है वो अब ये करते क्या है, सबका अपना अपना कमजोर वो है। जिनको विदेश जाना है, पंजाब में एक जुनून है विदेश जाना है, उनके लिए कन्वर्ट करके विदेश जाना बहुत आसान तरीका है, वो मुहैया कराया जाता है। उसके साथ साथ जो इस तरह के जितने भी फॉल्ट लाइन्स है सबको उनकी समस्याओं को उभारा जाता है, उनको बताया जाता है और ये बताया जाता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। आप ऐसे समझिए कि पंजाब पर सबसे ज्यादा भारत सरकार ने पंजाब के किसानों पर, उनके खेतिहरों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, उसके बाद भी वहां पर सबसे ज्यादा असंतोष है। तो ये असंतोष इसलिए नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं पहुंच रहे हैं, उनको कमी है, वो असंतोष इसलिए है कि उनको पाकिस्तान सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, उनको कनाडा जैसे देश वो करते हैं, उनको बहुत सारे और ऐसे देश जो भारत में अस्थिर, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, बहुत जगह से पैसा प्रमोद जी आप पे आ रही हूँ। मैं प्रमोद जी आपसे एक जल्दी से एक लाइन में जानना चाहती हूँ कि जब असंतोष ना भी हो तो उसको जबरदस्ती भड़काने वाले, भावनाएं इस तरह से उभारने वाले और जबरदस्ती लोगों को देश के खिलाफ खड़े होने के लिए उकसाने वाली इतनी सारी ताकतों का एक साथ गठजोड़ हो रहा है, तो कैसे आम जनता जो है वो अलर्ट रहे, कैसे अपने आप को इसके प्रभाव से बचाए? देखिए, जो दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था जब प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे पास, हमारे देश में थे, और उसी दिन 26 जनवरी को वो हमारे मुख्य अतिथि थे, वो शुरू हुआ। और फिर शरजील इमाम का जो बयान था जिसपे उनको यूएपीए में बंद किया गया कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है चिकन नेट को काट देंगे, भारत से अलग हो जाएगा। और फिर ये जो तथाकथित किसान आंदोलन है, इसमें जितने चेहरे थे सब एक दूसरे से जुड़े हुए। आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 किसान कानूनों को वापस लिया था, जो कि देश के भलाई के लिए था, आज पंजाब के किसान खुश होते। वहां पानी खत्म हो रहा है, नहीं मिलेगा पानी, सतलज यमुना कैनाल को चलने नहीं देंगे और वहां बंजर हो जाएगी जमीन। उन्होंने कहा था कि मैं इसको देश के लिए वापस ले रहा हूं। उसके पीछे का जो था कि कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, देश को जलाने के लिए अंदर अंदर इतने तत्व थे। उस समय इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत काम किया और बहुत से, चूंकि बीजेपी की स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, जो डबल इंजन की सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत से काम किए और बहुत से तत्वों को उन्होंने दुरुस्त किया और उनको उनकी जगह बताई, कानून ने अपना काम किया। और अभी जब ये 2024 से पहले जब फिर से शुरू हुआ है, ये वही नक्सली आंदोलन, पाकिस्तानी एसआई और चीन, और जिसमें खास तौर से जो हल्द्वानी में हरकत शुरू हुई, हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के बॉर्डर से मिलता है, और वहां पे जो हरकत शुरू हुई और एक खास समुदाय का उत्तराखंड में की प्लेसेज पे, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे, इवन जोशीमठ में जाके जमीन ले लेना और गंगोत्री तक चले जाना, रानीखेत, पौड़ी, चक्राता चले जाना, देहरादून को घेर लेना, और हरिद्वार जो इतना बड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थल उसको घेर लेना, ये कोई इंसिडेंट्स इन आइसोलेशन नहीं है।
ये बहुत बड़े गेम का हिस्सा है कि भारत को जी टुकड़े टुकड़े करना है। जी जल्दी से विनोद पाठक जी से एक टिप्पणी लूंगी, उनको जाना है। जी। पाठक जी, क्या ये सच है कि हम अपना फोकस केवल किसान आंदोलन की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन वास्तव में किसान आंदोलन सिर्फ एक उसकी कड़ी है और देश भर में अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समाज को उकसा करके पूरे देश में एक अस्थिरता की स्थिति पैदा करने का प्रयास है? बिल्कुल मैम, और देखिए इस बार अच्छा ये हुआ है कि जो पिछली बार किसान आंदोलन से लोगों ने सबक लिया था और वहाँ जो छिपा हुआ एजेंडा देखा था, तो इस बार वो सपोर्ट में नहीं आए हैं और वो एजेंडा अभी भी कायम है। और किस तरीके से एक जिसे कहते हैं ना कि शोषित बन के कि हम तो भाई शोषित वर्ग हैं, जबकि पंजाब का जो किसान है वो कहीं से कहीं तक शोषित नहीं है। और जिस तरीके से वो ट्रैक्टर लेके आते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं, तो देश देख रहा है कि ये सिर्फ़ एक एजेंडा खेलने की कोशिश हो रही है। और जैसा विनोद शुक्ला जी कह रहे थे कि कन्वर्ज़न वाला एक मामला है, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी सरकार में एक मंत्री जी से बात हुई, उनका कहना था 15% पॉपुलेशन जो है पंजाब की कन्वर्ट हो चुकी है। जिस दिन कोई ऐसा कानून आ गया कि कन्वर्टेड लोगों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, तो उसी दिन आप देखेंगे कि पंजाब में एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो और विनोद ये शुक्ला, एक एक लाइन में आपसे टिप्पणी चाहूंगी, हमें इस चर्चा को, इस अड्डा को अब विराम देना होगा। क्या कुल मिलाकर के डेमोग्राफी, चाहे संदेश खाली में शेख शाहजहां की का जो गुंडा राज है वो हो, चाहे आप दूसरे हल्द्वानी चले जाएं, चाहे आप उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में या सीमावर्ती क्षेत्रों में, क्या इन सब के पीछे डेमोग्राफी का परिवर्तन सबसे बड़ी चिंता का कारण है? नहीं, मैंने जैसा पहले कहा, धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण, देशांतरण होता है, ये उसी का हिस्सा है। और ये स्ट्रेटजी मतलब दशकों पुरानी नहीं, ये सैकड़ों साल से, मतलब हजारों साल से ये चल रहा है। जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां देश बदलता है। आप अगर देख लीजिए, हमने अफगानिस्तान कंसीड किया, हमने पाकिस्तान कंसीड किया, हमने बांग्लादेश कंसीड किया, हमने बहुत सारे और इधर ईस्ट में बहुत सारे पूरा मलेशिया और इन सब जगहों को कंसीड किया। तो ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और धीरे धीरे उसी को तोड़ने का। और आप उत्तराखंड उठाकर देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पूरा साजिशन किया जा रहा है। और ये साजिशन करते समय ये जो सारे एलिमेंट हैं, चाहे वो नक्सल हो, चाहे वो कन्वर्जन गैंग हो, ये सब एक साथ काम करते हैं, टैंडम में काम करते हैं, बाद में बंदरबाट करते हैं अपने फायदे के हिसाब से। तो ये बाकायदा वेल डिजाइंड। जी, आपकी बात समझ में आ गई, योर पॉइंट इज टेकन। साथियों, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, आप दुनिया में किसी कॉन्टिनेंट में किसी देश के हालात को एक बार जाकर अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि जो जहां कहीं भी देश मजबूत होता है, राष्ट्र की भावना लोगों में बलवती होती है, मजबूत होती है, तो तमाम ताकतें उसको तोड़ने के लिए खड़ी हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह के देश तोड़ने वाली ताकतों के प्रभाव में जल्दी आने वाली नहीं है, लेकिन डेमोग्राफी को बदलकर, डेमोग्राफी का स्वरूप बदलकर एक साथ बहुत सारी चुनौतियां देश के लिए खड़ी हो जाती हैं। और ये उन देश के सामने उन चुनौतियों में से एक है जिसको केवल प्रशासन और पुलिस और हमारे सुरक्षा बल के अलर्टनेस से रोका नहीं जा सकता। आप देहरादून से लेकर के वेस्ट बंगाल और आसाम तक देख लीजिए, डेमोग्राफी का परिवर्तन जो है वो तभी इस चुनौती से लड़ा जा सकता है जब समाज इसको लेकर सजग हो और वो इसको ना होने दे। इसमें बिना समाज की भागीदारी के केवल सुरक्षा तंत्र और प्रशासन तंत्र के बल पर यह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये बहुत बड़ा विषय है, मैं समझती हूं, और एक अड्डा में इस पर, इसकी जड़ों तक पहुंचना शायद मुमकिन नहीं है। बहुत जल्द मिलेंगे और डेमोग्राफिक परिवर्तन कितनी बड़ी साजिश और कितनी बड़ी चुनौती देश के लिए होता जा रहा है अलग अलग कोनों में, खास करके संवेदनशील क्षेत्रों में, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया है, तो आज हमारे अड्डा में जो सभी लोग आए उन सब का शुक्रिया कहना चाहूंगी। प्रमोद सिंह जी हमारे सीनियर, हमारे साथी, विनोद शुक्ला,
अंशु और विनोद पाठक जी, आप जयपुर से हमसे जुड़े थे। आप सभी को नमस्कार साथियों। अड्डा की संस्कृति को मरने मत दीजिए, मिलते जुलते रहिए, बातचीत करते रहिए। आपकी बात से कोई सहमत हो या असहमत, आप अपनी बात को कह सके, बिना डर बेबाकी से कह सके, यही हमारा संदेश है और यही यहाँ हमारा प्रयास होता है। बहुत जल्दी फिर अड्डा पे मिलेंगे। नमस्कार।